हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपनी तैयारी में मस्त और व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम आप सभी से ये वादा किए थे कि एक्सरसाइज जितने भी इम्पोर्टेंट्स एक्सरसाइज होंगे बायो के, उसको पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो साइंस का और भी जो सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट और बचता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो हम पहले बायो को कंप्लीट कर लेने के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सभी का मिक्स्ड ही क्वेश्चन करते जाएंगे प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से, जो कि इसमें ऑल ओवर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं, और कोई भी एग्ज़ाम्स हो जाए, चाहे वो एमपी बोर्ड हो जाए, यूपी बोर्ड हो जाए, बिहार बोर्ड हो जाए, जो एकेडमिक जो एग्ज़ाम होते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल साबित होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो हम लोग चैप्टर जिस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो चैप्टर का नाम है मानव प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर ट्वेल्थ की बायो की अगर हम स्पेशल फॉर बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स में, चाहे वो बिहार बोर्ड्स हो जाए, एमपी बोर्ड हो जाए या फिर यूपी बोर्ड्स हो जाए, जितने भी होते हैं स्टेट्स एग्ज़ाम एकेडमिक, तो उस समय क्या होता है कि बायो में जो एक्सरसाइज जो थर्ड है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सबसे अधिक क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है ना, चाहे वो सब्जेक्टिव पे ले लीजिए या फिर आप ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो आइए हम सभी क्या करते हैं, इस चैप्टर को, इस प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं। उस सभी को एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को तो याद ही होगा, रईस एकेडमी, इसमें एक बार और फिर से स्वागत है आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम इस प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं। इसको आप याद भी करते जाइएगा, और जो अदरवाइज जो भी क्वेश्चंस होंगे आज इसमें, हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, अप्रॉक्स 70 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में ये सेशन को बनाया गया है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें हम ये स्पीड करते हुए जो भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होंगे बस खाली हम उसकी चर्चा करेंगे, नहीं तो ये सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन को डिटेल्स करते हुए फिर हम लोग इस सेशन में आगे चलेंगे। तो इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जहाँ पे ज़रूरी होगी, अन्यथा जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा तो इससे बाहर आपको यहाँ एक्सरसाइज 3 से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। और जो भी होगा आप हो, मतलब जो भी हुआ है हम आपको वो क्लास में पढ़ा ही दिए हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो प्रैक्टिस सेशन का अर्थ होता है ये नहीं है कि टाइम ज़्यादा लगाना, जितना ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए। तो रिवीजन कैसे होगा, आप लोग स्किप कीजिएगा, तो इससे आप लोगों को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मोटिवेशन कॉर्ड की ओर चलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक वीडियो में एक हम लोगों का मोटिवेशन कॉर्ड होता है, स्टार्टिंग में और एक लास्ट में। तो आज का मोटिवेशन कॉर्ड है आप लोगों के सामने, देखिएगा। वो ये है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी आप लोगों को बहुत सारा आलोचना भी सहना पड़ रहा होगा, हम जानते हैं। ठीक है ना, तो इसको टेंशन नहीं लेना है। पड़ोसी को सीधे एक ही बात बोलना है कि पड़ोसी अभी तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ठीक है ना, तो बस इतना ही बोल के चलिएगा, इस सेशन को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो घबराना नहीं है, ठीक है ना, एकदम हिम्मत से आप लोग क्या कीजिएगा, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते रहिएगा। और एग्ज़ाम का जो वो होता है, प्रेशर होता है, सभी पे आता है ना। तो बादशाह वही होते हैं जो प्रेशर को भी अच्छे से क्या कर लेते हैं, झेल लेते हैं। ठीक है ना, अगर मान लिया जाए बिना प्रेशर के ही, बिना कुछ किए ही अगर आपको कुछ भी चीज़ अगर सफलता मिल जाएगी, तो कल के डेट में अगर आप बहुत अच्छा सक्सेस स्टूडेंट्स बन जाइए, ऑफिसर्स बन जाइए, अदरवाइज कुछ भी आप अच्छा पोस्ट पे चले जाइएगा, तो वहाँ पे आप किसी को क्या सुनाइएगा अपनी दास्तां, है ना। तो इसलिए जीवन में कष्ट भी थोड़ा ज़रूरी है। तो इससे हम लोग क्या करना है, एंजाइटी का शिकार नहीं हो जाना है इसी प्रेशर से। ठीक है ना, एकदम नॉर्मल होकर रिलैक्स से पढ़ते रहना है। और सब वक्त वक्त की बात है, और ये भी तय है कि वक्त सभी का आता है। चलिएगा।
सेशन को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बाबू। पहला क्वेश्चन है कि एक्रोजोम इनमें से किसका संभाग है। एक्रोजोम जो होता है किसका संभाग है। पहला है, पूछ रहा है यहाँ पे आपसे, जो पूछ रहा है, एक मिनट, यहाँ पे जो आपसे जो पूछ रहा है एक्रोजोम के बारे में, एक मिनट, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पूछ रहा है एक्रोसोम के बारे में पूछ रहा है ना, जो बात कर रहा है एक्रोसोम, ये जो होता है एक्रोसोम, एक्रोसोम किसका भाग है, यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहा है। क्या वो मानव शुक्राणु के स्त्री का भाग है। ऑप्शन नंबर बी, मानव शुक्राणु के मध्य का भाग। फिर है सी नंबर में प्रारंभिक डिम्बु एक मिनट, डिम्बाणु जनन कोशिका का। या फिर डी नंबर ब्लास्टोसिस का। देखिएगा बताइएगा किसमें है एक्रोसोम, किसका निम्नलिखित में से किसका संभाग है। तो आप लोग जानते ही हैं कि जो ये जो होता है शुक्राणु होता है, उसके ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और जो बीच में रहता है उसको मिडिल पार्ट बोलते हैं। और जो सबसे नीचे रहता है उसको टेल बोलते हैं। टेल जो होता है वो टेल क्या करता है, टेल जो होते हैं वो इसको मूवमेंट में मदद करता है, इस चीज़ में मूवमेंट में मदद करता है, किसको, शुक्राणु को। तो चलिएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा, किसका भाग है ये एक्रोसोम। तो मानव शुक्राणु के सिर का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है उसका जो है मुख्य कारण क्या है। एक ऑप्शन नंबर ए है शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी। ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकानु क्रिया में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी है शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सर क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में भी पूछा था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली सेल्स की बात कर रहा है। तो ये सर्टोली सेल्स, एक होता है सर्टोली सेल्स और एक होता है ये लैडिंग सेल्स, लैडिंग सेल्स। तो ये दोनों जो है लैडिंग सेल्स और ये सर्टोली सेल्स किसके भाग हैं, तो ये जो होते हैं टेस्टिस के भाग होते हैं। ठीक है, और टेस्टिस को हिंदी में बोलते हैं विर्शन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर्टोली कोशिका कहाँ पाए जाते हैं या किस में पाई जाती है, तो विर्सन यानी कि टेस्टिस में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। निषेचन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस सब के बारे में, निषेचन के बारे में हम बैक सेशन में ही बता दिए हैं। तो आप लोग अगर बैक वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिएगा फिर इसको देखिएगा। ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन कर रहा है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। इन विट्रो कहते हैं, इन वीवो कहते हैं, या फिर ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। किसका हो जाएगा ए नंबर, इन विट्रो कहते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 5, गर्भ की प्रथम गति, गर्भ की प्रथम गति तथा इसके सिर पर बालों की उपस्थिति प्रायः गर्भावस्था के किस माह के दौरान अनुभव होती है। कहने का मतलब हो गया कि बच्चा जब गर्भावस्था में रहता है तो बच्चे के सिर पर बाल, यानी कि जो शिशु जो होंगे उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फर्टस। फर्टस जो होंगे उसके जो हेयर्स होंगे यानी कि बाल, उसके कहने का मतलब अगर उसके हेड पे जो है बाल सबसे पहले कितने दिनों की अवधि में आता है, उसके बाद ये जो है फर्टस ये मूवमेंट यानी कि गति भी कब करना शुरू कर देता है, कितने महीने की अवस्था में। तो पहला ऑप्शन है चौथे माह में, बी नंबर है 5वें माह में, सी नंबर में 6ठे माह में, और डी नंबर है 3रे माह में। बताइएगा, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं होती है उसमें उसके जो होते हैं गर्भ में बच्चा के मूवमेंट होने मतलब होने जैसा ये एक तरह से मान लीजिए उसका मूवमेंट होता है। ठीक है ना, जो गर्भाशय से महिलाएं होंगी उसके
गर्भ में बच्चे का मूवमेंट किस माह से शुरू हो जाता है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 5वें माह, यानी कि जब फर्टस कितने दिनों का हो जाएगा? फर्टस जब 5 मंथ का जब हो जाएगा तो उसमें वो मूवमेंट और उसके सिर पर बाल आने शुरू हो जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रोसोम का निर्माण किस में होता है? तो एक्रोसोम वही एक्रोसोम एक्रोसोम किस में होता है? तो आप जानते हैं जो ये स्पर्म जो होता है, स्पर्म के जो ऊपर वाले जो पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हेड को बोलते हैं, स्पर्म्स के हेड को हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। तो ये जो एक मिनट, हाँ उसको उसी को बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? सेंट्रियोल से, गोल्जी काय से, माइटोकॉन्ड्रिया से, या फिर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक से? बताइएगा क्या हो जाएगा एक्रोसोम का निर्माण? तो एक्रोसोम का जो निर्माण होता है बाबू वो होता है गोल्जी काय से। किससे होता है? गोल्जी काय से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बाबू कि गर्भाशय में डेसिडिया बाहर कब आता है? गर्भाशय में डेसिडिया बाहर कब आता है? पहला, शिशु जन्म के साथ। क्या वो शिशु जन्म के साथ ही जो डेसिडा जो होते हैं वो बाहर आते हैं? ऑप्शन नंबर बी है शिशु के जन्म के बाद। ऑप्शन नंबर सी शिशु के जन्म के पहले। और डी नंबर है मासिक प्रवाह के समय यानी कि एमसी के समय। तो बताइए गर्भाशय में ये डेसिडा कब आएगा? तो यहाँ पे तो आप ये मासिक प्रवाह तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे किसका बात हो रहा है? गर्भाशय का बात हो रहा है ना। देखिए गर्भाशय में डेसिडा बाहर कब आता है? यानी कि ये जो है आफ्टर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी होने के बाद आता है। ठीक है ना, गर्भाशय में डेसिडा बाहर कब आता है? जब बेबी जब क्या होते हैं, बेबी का जब डिलीवर हो जाता है यानी कि बेबी जब जन्म ले लेते हैं तो उसके बाद जो बेबी जो गर्भ में जो भी अवशिष्ट पदार्थ जो उसका होता है तो वो बाहर जो आता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेसिडा। ठीक है ना, तो गर्भाशय में डेसिडा बाहर कब आता है? तो शिशु जन्म के क्या चीज़ है? बाद। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है? पक्षी में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनधारी में? बताइएगा। यानी कि एम्ब्रायो, भ्रूण का बात हो रहा है। एम्ब्रायो किसका? ये जो एम्ब्रायो है पैरासाइट की तरह किसमें न्यूट्रिशन प्राप्त करता है? न्यूट्रिशन कहने का मतलब पोषण प्राप्त करता है। किसकी तरह पोषण प्राप्त करता है? क्या वो पक्षी, उभयचर, सरीसृप या स्तनधारी? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्तनधारी में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीमोकोरियल, ये बहुत चिटिया क्वेश्चन है बाबू। ठीक है ना, अगली बार ये क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा चांस है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हीमो, इसको आप कर सकते हैं TTI यानी कि मेरे लैंग्वेज में ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट। हीमोकोरियल प्लासेंटा किस में पाया जाता है? शशक में, कुत्तों में, घोड़ा में, या फिर मनुष्य में? तो हीमोकोरियल प्लासेंटा जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? मनुष्य में पाया जाता है। कौन सा प्लासेंटा? हीमोकोरियल प्लासेंटा, इसी को बोलते हैं प्लासेंटा को ही हम बोलते हैं क्या, हिंदी में बोला जाता है इसको अपरा, आप लोग जानते हो है ना। और इस पे आगे इस पे हम और भी चीज़ समझाएंगे प्लासेंटा के बारे में। फिलहाल अभी इतना जानिएगा कि हीमोकोरियल जो प्लासेंटा है किस में पाया जाता है? तो मनुष्यों में पाया जाता है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होता है द्विगुणित, एक गुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित? बताइएगा। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होता है कैसा होता है? 2n होता है, यानी कि 2n मतलब द्विगुणित। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अंडों के गैस्ट्यूला अवस्था में इंडोडर्म कोशिका को यदि हटा दिया जाए तो नए जीव में क्या नहीं बनेगा? आँख, हृदय, आँख एवं मस्तिष्क, आंतरिक अंग? बताइएगा। ये इंडोडर्म की बात कर रहा है। कहने का मतलब है ये जो है ये कह रहा है अगर हम जो अंडे का जो गैस्ट्यूला अवस्था जो होता है किस अवस्था में? गैस्ट्यूला कंडीशन में, गैस्ट्यूला कंडीशन में अवस्था में अगर हम क्या करेंगे, ये जो है इंडोडर्म इसको अगर हम मान लिया जाए कि हम हटा देते हैं, ठीक है ना, इसको जब हम हटा देंगे
तब जो संतति जो होगा उसमें क्या नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जो है इसका क्या नहीं बनेगा, ये जो है इसका क्या नहीं बनेगा, तो इसका जो आंतरिक जो अंग होगा, इंटरनल बॉडी, इंटरनल बॉडी, यानी कि इसका आंतरिक अंग क्या होगा, इसका आंतरिक अंग नहीं बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मादा मादा औरत में निषेचित अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है? निषेचन के 2 महीनों के बाद, ऑप्शन नंबर बी निषेचन के 1 महीने के बाद, ऑप्शन नंबर सी निषेचन के 3 सप्ताह के बाद, ऑप्शन नंबर डी निषेचन के 7 दिन बाद। तो औरत में जो होता है निषेचित अंडे का प्रतिस्थापन, यानी कहने का मतलब हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, एग्स जो होंगे, ठीक है ना, ये एग्स क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। एग्स जो हो गया फर्टिलाइज्ड हो गया। इसके बाद कितने दिनों में यह जो है गर्भाशय में आ जाता है ना, तो कितने दिनों में आ जाएगा, तो ये जो आफ्टर 7 डेज, यानी कि 7 दिनों, किसके 7 दिनों, तो निषेचित अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में निषेचन के 7 दिन बाद होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, किसी निषेचन के समय शुक्राणु का पूंछ अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है। अब देखिए क्वेश्चन ये है, किसी निषेचन के समय शुक्राणु का पूंछ क्या करता है। अब जानते ही हैं शुक्राणु जो होता है, इसको चलिए मान लेते हैं अंडाणु। शुक्राणु अगर ये सब है तो क्या करता है, ये अंडाणु पे अटैक करता है। इसका जो ऊपर वाला जो परत होता है इसमें छेद करके ये फिर करता है अंदर चला जाता है, यहाँ आ जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे ये आ जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है। अच्छा ये तो इसकी बात हो गई। अब हम जो है यहाँ पे देखेंगे किसका, शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो होता है ये हुआ। ये अगर इसका आप डायग्राम बनाइएगा तो कुछ इस तरह से बनता है। ये उसका नेक होता है, बीच में ये मिडल पार्ट होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आप जानते होंगे यहीं पे क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, और फिर उसके बाद ऐसे करके इसका जो है पूंछ गया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या चीज़, हेड बोला जाता है, इसको बोलते हैं मिडल पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग टेल। एक मिनट रुकिएगा, इसको बोला जाता है टेल। तो क्वेश्चन इसमें देखिए, पहला तो ये हो गया, हेड वाला क्वेश्चन आया था, इसको क्या बोले थे, एक्रोसोम। याद आप लोग कीजिए, रिकॉल कीजिएगा बाबू, ये एक्रोसोम था। अच्छा यहाँ पे 2 पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, इसको बोला जाता है, इधर ही लिख देते हैं, इसको बोलते हैं नेक, ठीक है। इसको मिडिल पार्ट में क्या होता है, तो यहाँ पे रहता है ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, तो ये जो होता है शुक्राणु इसके बीच में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि जिस समय ये अंडाणु में प्रवेश कर जाएगा, अंडाणु पे जो परत होते हैं या अंडाणु की जो झिल्लियाँ होती है, प्लाज्मा झिल्ली होता है, उसको जब ये क्या कर देगा, उसको जब ये उसमें मतलब होल्ड कर देगा, उसको ब्लास्ट ये उसमें जब छेद करके जब ये अंदर जब पहुँचेगा, यहाँ से जब अंदर जब पहुँचेगा तो इसका पूँछ कहाँ रह जाएगा, इसका पूँछ क्या, ये जो है अंडाणु इसके बाहर ही रह जाएगा या फिर इसके अंदर प्रवेश करेगा, क्वेश्चन ये है। तो देखिएगा किसी निषेचन के समय शुक्राणु का जो पूँछ होता है कहाँ पे रहता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ तक, कहने का मतलब इसका हेड और मिडल पार्ट जो होगा वो अंदर चला जाता है, और इसका जो है ये टेल क्या हो जाएगा, तो ये जो है अंडाणु के बाहर ही रह जाता है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये बाहर ही रह जाएगा, ये अंदर नहीं जाता, अंदर जाएगा बस खाली ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये पे इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, अंडाणु के बाहर ही रह जाता है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है। केंद्रक युक्त आनुवांशिक पदार्थ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्रोसोम, सीड, मध्यपीस, या कि यही जो मिडिल पार्ट जो है यहाँ पे जो आपको हम बताएं, या फिर पूंछ। तो केंद्रक युक्त आनुवांशिक पदार्थ किस में पाया जाएगा बताइएगा, इसके में किस में पाया जाएगा,
सिर बोलिए या फिर एक्रोस्टोम बोलिए, इसी दोनों में से कोई होगा। क्योंकि यहाँ पे तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है मिडिल पार्ट में, और ये टेल में तो कुछ भी नहीं होते। ये बस खाली मूवमेंट प्रदान करता है स्पर्म यानी कि शुक्राणु को। यहाँ कह रहा है किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त अनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है, तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, आप लोगों को इसको कमेंट ही कीजिएगा, ठीक है ना। इसको छोड़ देते हैं, इसको इतना भी समझा दिए हैं हम, इतना तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग कम से कम इसका कमेंट कर दीजिएगा आंसर क्या होता है, ठीक है। ये दोनों तो होगा नहीं, हमारे दो ही बचा है, और दो में तो आप ऐसे ही अगर हम बिना क्वेश्चन के भी अगर हम दे देंगे ना बस खाली 4 ऑप्शन, तो आप लोग उसमें भी क्या कीजिएगा, किसी ना किसी में टिक कर ही दीजिएगा। तो यहाँ तो क्वेश्चन भी है और 2 को ही मात्र ऑप्शन बचा है, तो हम इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि आप लोग इसका आंसर फटाक से क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन है कि यौगिक निर्माण को क्या कहते हैं? हिस्टोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ऊजेनेसिस, ये प्रेट्रियोलाइसिस जो है यौगिक निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ यौगिक। यौगिक देखो यौगिक क्या होता है, तो ये जो अंडा जो होता है, ठीक है ना, अंडाणु का जो ये जो होता है येलो वाला जो पार्ट्स होते हैं, येलो जो पार्ट्स होते हैं, पीला वाला जो भाग होता है, उसी को बोला जाता है यौगिक, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है यौगिक निर्माण यानी कि यौगिक का इसका जो फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ यौगिक इज कॉल्ड, यही पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यौगिक निर्माण को क्या कहते हैं? क्या उसको हिस्टोजेनेसिस कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ऊजेनेसिस कहते हैं, या फिर प्रोटियोलाइसिस कहते हैं? तो यौगिक निर्माण को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है हिस्टोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं। कहने का मतलब हो गया, आप जानते हैं कि एक होता है, क्या होता है, आप यहाँ पे जान रहे हैं कि एक होता है ये, एक स्पर्म होता है और एक ओवम होता है, ठीक है। स्पर्म हो गया, ये मेल का युग्मक हो जाता है, और ये ओवम जो है फीमेल गैमेट यानी कि गैमेट्स यानी कि युग्मक हो जाते हैं। ये दोनों जब आपस में जब मिलता है तो ये स्पर्म जो होता है, अगर हम इसे यहाँ पे क्रोमोजोम की बात करें, गुणसूत्र की बात करें, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिनट देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया गया है कि अंडाशय से निकलने पर, अंडाशय किस में होगा? अंडाशय क्या पुरुष में पाया जाएगा? जी नहीं। अंडाशय किस में पाया जाएगा? महिलाओं में पाया जाएगा, क्योंकि उसी में ओवरी होता है और ओवरी के अंदर ही ओवम होता है, यानी कि अंडाशय के अंदर ही अंडाणु पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन की कहाँ से आ गया? फीमेल से। तो आप यहाँ से तो भी एक दिमाग लगा सकते हैं कि फीमेल में जो है एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, और एक्स वाई किस में? मेल में पाया जाता है। और सेक्स डिटर्मिनेशन में जो है लिंग निर्धारण में यही मेल का जो होता है एक्स वाई, यही क्या करता है, भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे तो क्या कर रहा है, अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं, क्या होते हैं? डबल एक्स होते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन देखो, एक गुणसूत्र होता है, जैसे ही अंडाशय आ गया तो क्या एक गुणसूत्र होगा? जी नहीं। ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही गलत हो गया। 2 एक्स गुणसूत्र, चलिए इसको मान लेते हैं, एक एक्स गुणसूत्र इसको भी मान लेते हैं, हो सकता है मे भी। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखिएगा तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे वाई गुणसूत्र की बात हो गई, और अंडाशय से कभी भी वाई गुणसूत्र नहीं निकल सकता है। क्लियर ना? तो अब देखिएगा बाबू, अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं, क्या निहित होंगे? क्या 2 एक्स गुणसूत्र होंगे? अगर मान लो कि यहाँ पे 2 एक्स गुणसूत्र इधर से आ गया, अब फिर इधर मेल का भी तो आएगा ना, एक्स वाई जो होता है, एक्स वाई में दोनों में से कोई एक ही आता है, यहाँ भी दोनों में से क्या हो जाएगा? कोई एक ही आएगा। अगर इसका ये दोनों आ जाए और इसका अगर ये चला जाएगा, तो ये जो एक्स एक्स वाई जो हो जाएगा ये डिजॉर्डर में चला जाएगा। इसी को बोलते हैं कौन सा? इसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसी को क्या बोला जाता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो फिर ये तो अलग ही चला गया, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, तो क्या होता है, इसके मात्र एक एक्स गुणसूत्र ही आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिएगा अब देखिए, आप लोग यहाँ पे ये नहीं समझिएगा कि सर बोल रहे हैं इन दिस क्वेश्चन, कभी बोल रहे हैं फॉर दिस क्वेश्चन, तो मतलब ये फॉर मीन्स होता है के लिए, इन मीन्स होता है इसमें, तो दोनों सही है, ठीक है ना। ये मत समझना कि सर कभी कुछ और बोल रहे हैं, कभी कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा, एक्रोसोम का निर्माण किस में होता है? एक मिनट, किससे होता है ना, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गोल्जी काय। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा सेशन को हम स्पीड करते हैं, ठीक है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर हम इसी डिस्कशन करते जाएंगे तो। क्वेश्चन कह रहा है कि वे 25 प्राथमिक शुक्राणु कोशिका तथा 25 प्राथमिक अंडाणु कोशिका कितने शुक्राणु तथा अंडाणु बना सकते हैं?
तो आप याद रखिएगा, एक जो होता है, एक प्राइमरी स्पर्म सेल जो होगा, इसमें एक में 4 पाया जाता है, ठीक है ना। और ये अंडाणु में जितना रहता है सेम पाया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं 25, तो हम क्या करेंगे, ये जो है 25 गुना 4 कितना हो जाएगा, ये हो गया 100। 100 क्या बनेगा, 100 शुक्राणु, और जितना है 25 यहाँ पे दिया हुआ था अंडाणु, तो 25 अंडाणु भी रह जाएगा। 100 शुक्राणु तथा 25 अंडाणु। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलेगा, देखिएगा नेक्स्ट है, एक्रोसोम विहीन शुक्राणु के लिए क्या नहीं हो सकता है। यह भोजन नहीं ले सकता, यह प्रचलन नहीं कर सकता। प्रचलन मतलब वही मूवमेंट की बात कर रहा है, ठीक है ना, मूवमेंट। अब आप वही लोग बताइएगा बाबू, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन कर रहा है एक्रोसोम विहीन, तो एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है, तो एक्रोसोम उसका जो हेड वाला पार्ट्स होता है वहाँ पाया जाता है ना। तो यहाँ पे मूवमेंट, मूवमेंट किससे होता है, स्पर्म में मूवमेंट किससे होता है, तो मूवमेंट जो होता है टेल से होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह भोजन नहीं ले सकता, चलिए ये मानते हो सकता है प्रचलन, ये तो ऑप्शन नंबर तो बी ऐसे ही कट रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही कट रहा है, क्योंकि यहाँ किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है मूवमेंट का। तो मूवमेंट किस में, ये हो जाएगा आपका ये प्रचलन में। और यहाँ का एक्रोसोम, तो एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है, हेड में, तो यहाँ पे टेल की तो बात ही नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है सेमिनल वेसिकल में छेद नहीं कर सकता, अंडाणु में छेद नहीं कर सकता, या भोजन, भोजन से इसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। क्या करेगा, मूवमेंट, मूवमेंट बोला कहाँ से, टेल से, हेड से क्या कर सकता है, अभी तुरंत आपको बताए थे कि ये अगर मान लीजिए अंडाणु है, ये सब क्या है स्पर्म से यानी कि शुक्राणु है, तो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और इसमें छेद करना चाहेगा। तो इसका इसका जो छेद जो करेगा कहाँ से करेगा, इसका जो ये होता है, ये अगर मान लीजिए ये माने चले शुक्राणु है, इसका ये वाला जो पार्ट होगा एक्रोसोम यानी कि हेड वाला जो पार्ट्स होगा, इसी से नहीं छेद करेगा, क्योंकि टेल तो बाहर ही रह जाते हैं अंडाणु के। इससे पहले वाला क्वेश्चन में तो वही क्वेश्चन था कि कौन सा जो इसका जो टेल होता है स्पर्म का, शुक्राणु का जो टेल होगा कहाँ जाएगा, अंडाणु के अंदर जाएगा या फिर बाहर ही रह जाएगा। तो उसका हो गया था क्या, वो जो है बाहर ही रह जाता है, तो अंदर कौन जाएगा या फिर उसमें छेद कौन करेगा, तो ये जो है अंडाणु में छेद कौन करेगा, इसका ये एक्रोसोम करता है। तब कह रहा है कि अगर एक्रोसोम ही नहीं पाया जाए, एक्रोसोम अगर ये पाया ही नहीं जाए, तो उसमें क्या नहीं हो सकता है, तो यही जो है अंडाणु में छेद हो सकता है, नहीं हो सकता है। अंडाणु में छेद कौन करता है, एक्रोसोम ही करता है। और यहाँ पे कह रहा है एक्रोसोम विहीन यानी कि एक्रोसोम लेस, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका है, हार्मोन स्रावित कोशिका है मतलब कि वृषण में ऐसा कौन सा कोशिका है जिससे कि हार्मोन रिलीज होते हैं, क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है ना। देखिएगा पहला है एस्पर्मेटोगोनिया, ऑप्शन नंबर बी एस्पर्मेटेसाइट, मेटोसाइट, एस्पर्मेटोसाइट। सी नंबर है सस्टेनटेक्युलर सेल्स, और ऑप्शन नंबर डी है लेडिंग सेल्स। बताइएगा वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका कौन सा हो जाएगा, लेडिंग सेल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दूध ग्रंथि किसका रूपांतरण है। अच्छा, यहाँ पे मिल्क डक्ट की बात हो रही है, तो दूध ग्रंथि किसका रूपांतरण है, ये जो है तेल ग्रंथि जो होता है, तेलीय ग्रंथि जो होते हैं, यानी कि ये जो है तेलीय ग्रंथि का रूपांतरण। ये आज आप लोगों के क्लास में भी ये क्वेश्चन को डिस्कस किए थे हम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किस में होता है, बहुत बढ़िया। मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किस में होता है, ऑप्शन नंबर ए वृषण, वृषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी बोले तो दो, ठीक है। ये किसके अंदर पाया जाता है, तो ये जो है ऐसे अगर ये आपको हम बताए भी थे है ना, ये अगर मान लीजिए ये क्या है, ये टेस्टिस है, तो ये इसका किसके अंदर पाया जाएगा, तो इसका ये वाला जो परत जो होगा ऊपरी परत, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोला जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो विरिशन या फिर वास इफ्रेंसिया। नेक्स्ट है एपिडाइमिस स्पर्मियो स्पर्मेटिक कॉर्ड। बताइएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एपिडाइमिस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो, यानी कि कोई भी ऐसी महिला मान लीजिए जो क्या जो मतलब जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं,
उनमें जो है प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है, यानी कि गर्भ ठहरने में असमर्थ हो, तो उसमें जो कॉर्पस ल्यूटीनियम किस में बदल जाता है? पहला ऑप्शन है कॉर्पस हाइमोरेगियम, ऑप्शन नंबर बी है कॉर्पस अव अल्विंकस, ऑप्शन नंबर सी कॉर्पस कैवर्नोसम, ऑप्शन नंबर डी कॉर्पस एस्पोंजियोसम। बताइएगा। जब गर्भ ठहरने में, यानी कहने का मतलब हो गया कोई ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, यानी कि उसमें वो माँ नहीं बन सकती है, ठीक है ना, यानी कि असमर्थ हो रहा है, वो किसी भी कारण से हो सकता है। अब तो अभी क्या ही बताएं, जो जैसा ये चल रहा है अभी दुनिया, इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा जानते होंगे एबॉर्शन के बारे में, है ना। तो एबॉर्शन जो होता है वो क्या होता है? एक बार तो चलिए, अगर किसी को गर्भ ठहर जाता है, उसको क्या करता है, उसको वो एबॉर्शन करवा लेता है। फिर उसके बाद एबॉर्शन करवाने के क्रम में इतना वो खतरनाक होता है कि फिर वो हो सकता है कि वो दोबारा माँ नहीं बने, माँ नहीं बन सकती है, ठीक है ना। लेकिन आजकल तो मॉडर्न दुनिया है, तो फिर इसका क्या है, कहा जा सकता है। लेकिन आप यहाँ देखिएगा कि जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो, तो असमर्थ किस कारण से हो सकता है? इसमें बहुत सारे वो होते हैं, प्रिकॉशंस होते हैं जिसको कि आपको मानना पड़ेगा। जैसे अगर कोई महिला गर्भवती है, तो उसको क्या कहता है कि ज़्यादा वेट नहीं उठाना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, उसका एबॉर्शन, मतलब एक तरह से समझ लीजिए ना, उसका वही हो जाएगा, मिसकैरेज उसको बोलते हैं, है ना। तो उसका मिसकैरेज हो जाता है। अगर मिसकैरेज एक बार हो जाता है, तो उसके बाद जो है उसकी माँ बनने की संभावना है लगभग 50%। आप ये समझ लीजिए कि 50 नहीं कह सकते, 40-60 रखिए। 40% फिर उसको आगे चल के माँ बनने में दिक्कतें आती है ना। इसमें इससे इस सब चीज़ से बचना है, क्योंकि आजकल मॉडर्न दुनिया है, तो रील्स का भी दुनिया है। अब रील्स के चक्कर में पता नहीं क्या क्या हो जाता है ना, तो उससे भी बचिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो तो कॉर्पस कॉर्पस ल्यूटीनियम, क्वेश्चन है जो है कॉर्पस ल्यूटेनियम, ये कॉर्पस ल्यूटेनियम किस में परिवर्तित, यानी कि किस में चेंज हो जाता है, क्वेश्चन यहाँ आ रहा है। तो ये जो चेंज है किस में हो जाएगा? कॉर्पस अल्विंकस, कॉर्पस ये जो है ल्यूटेनियम जो है ये चेंज हो जाता है किस में? अल्विंकस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक एक्स गुणसूत्र। नेक्स्ट है, अंडे का जीवन काल होता है कितने मतलब घंटे का? यहाँ पे जो है पूछ रहा है अंडे का जीवन काल, एक जो होता है इसका लाइफ कितने घंटे का होता है, कितने आवर्स का होता है? तो इसका जो होता है 24 आवर्स का होता है। इसकी अगर मान लीजिए कि इसके ये ओवरी से ओवम निकल रहा है, यानी कि अंडाशय से अंडाणु निकला, और अगर वो अंडाणु 24 घंटा के अंदर निषेचित नहीं होता है, तो वो अंडाणु क्या हो जाता है, उसका जो जीवन काल होता है वो समाप्त हो जाता है। अगर 24 घंटा के अंदर में कोई स्पर्म अगर आया, और जो ओवम जो होगा अंडाणु, उसको अगर वो निषेचित कर देता है, फर्टिलाइज्ड कर देता है, तो फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब में समझ लीजिए कि वहीं पे जाके निषेचन होता है, और वहीं से फिर गर्भाधारण की क्रिया शुरू होती है, वहीं से भ्रूण बनना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अंडे का जीवन काल कितने दिनों का होता है? दिन तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, अगर दिन दे देता है तो यहाँ हम बोलते हैं एक दिन, और यहाँ पे आवर्स में दिया हुआ है, तो आवर्स में आप यहाँ पे बोलिएगा 24 आवर्स, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अंग है, ये क्वेश्चन है, कौन सा प्राथमिक अंग है? आज ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा वो छोटा हो गया है ना, चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक अंग है? एस्क्रोटम, पेनिस, विर्शन, प्रोस्टेट। एस्क्रोटम किसको कहते हैं, अभी तुरंत आपको हम बताए थे, जिसमें ये थैलीनुमा संरचना होता है, और इसमें क्या होते हैं, तो इसमें टेस्टिस रहते हैं, इसकी संख्या 2 होती है, एक पैर से बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है एस्क्रोटम, जिसमें वो रहता है। पेनिस ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का जो सबसे जो फ्रंट वाला जो पार्ट्स होता है, सबसे आगे का जो भाग होता है, उसी को बोलते हैं पेनिस, यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है सीसन, ठीक है। इसी को पेनिस को हिंदी में बोलते हैं सीसन, कहीं पे सीसन भी लिखा हुआ रहेगा, तो सीसन तो यहाँ पे होगा नहीं, एस्क्रोटम तो हो नहीं सकता है। एस्क्रोटम इसका क्या होता है, टेस्टिस के बाहर वाले जो परत होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि टेस्टिस जिस थैलीनुमा संरचना में रहता है उसी को हम बोलते हैं एस्क्रोटम। नेक्स्ट देखिएगा, ये प्रोस्टेट क्या है, ग्लैंड है,
ग्रंथियां हैं, ये तो हो नहीं सकता है। तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अंग है, तो आप यहाँ पे क्या टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि टेस्टिस विरसन। चलिएगा नेक्स्ट है मानव वीर्य यानी कि सीएम, ये सीमेन का पीएच वैल्यू कितना है, ये जो है सीमेन, ह्यूमन सीमेन, मानव वीर्य का पीएच वैल्यू पूछ रहा है, पीएच वैल्यू बताइएगा कितना होता है। इसका जो है होता है 7.3 से 7.5, 7.3 से 7.5 किसका होता है, मानव वीर्य का पीएच वैल्यू होता है। चलेगा अच्छा, पीएच जो है, पीएच स्केल का खोजकर्ता कौन था बताइएगा, जो है पीएच स्केल, इसका खोज कौन किया था, इसका खोज कौन किया था, ये कमेंट करना है, ठीक है ना आप लोगों को। देखते हैं ये तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हो गए, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये चलिए बताइए, फिर भी बताइएगा कि पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन था, हु डिस्कवर्ड ऑफ पीएच स्केल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, विल्सन में हार्मोन स्त्रावित करता है, विल्सन में टेस्टिस में कौन हार्मोन को रिलीज करेगा, स्त्रावन करता है। देखिएगा पहला है एस्पर्मेटोगोनिया, ऑप्शन नंबर बी एस्पर्मेटोसाइट, ऑप्शन नंबर सी सबस्टेंटेक्युलर सेल, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी लैडिंग सेल। इसका हो जाएगा लैडिंग सेल। लगता है ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भ्रूण विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, हिप्पोक्रेटस, पैंडर, अरस्तु, स्पेमेन। बताइएगा भ्रूण विज्ञान यानी कि, भ्रूण विज्ञान यानी कि एम्ब्रायो साइंस, इसके जनक यानी कि फादर ऑफ एम्ब्रायो साइंस, एम्ब्रायो साइंस के फादर किसको कहा जाता है, जिसको हम जानते हैं इसको किसको कहते हैं, ये जो यानी कि भ्रूण विज्ञान के पप्पा कौन कहलाते हैं, इसका जो पप्पा है कहलाते हैं बेचारे अरस्तु महोदय। कौन हो जाएगा, अरस्तु महोदय। चलेगा नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 31, क्रिप्टोकॉर्डिज्म की अवस्था में वृषण क्या होता है, ऑपरेशन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, भ्रूण में वृषण विकसित नहीं होता है, शुक्राणु उत्पन्न होने से वृषण असमर्थ होता है, वृषण स्क्रोटम में जाने में असमर्थ हो जाता है। अगर क्रेप्टोकाइडिज्म की अवस्था अगर वृषण में उत्पन्न होता है तो इसमें जो वृषण जो होता है एस्क्रोटम, कहने का मतलब वही जो थैलीनुमा जो संरचना जो होता है उसमें जाने में क्या हो जाता है, तो असमर्थ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, फॉलिकल्स का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना क्या कहलाता है, मैथुन कहलाता है, या फिर संयुग्मन कहलाता है, या फिर अंडोवेदन कहलाता है, या फिर अंडीकरण कहलाता है। बताइएगा मैथुन यानी कि मास्टर एब्यूशन, जिसको आप लोग मास्टर एब्यूशन जानते होंगे, मास्टर एब्यूशन जिसको बोलते हैं मैथुन। तो देखिएगा क्या कहलाता है ये, तो ये कहलाता है अंडोवेदन। फॉलिकल जैसे ही फटेगा और वह बाहर निकलेगा तो फटेगा तो क्या हो गया, वो फटेगा यानी कि उसमें वो होल्स हो जाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे, भेदना कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विकसित शुक्राणु में पोषण किस में मिलता है, अंतरकोशिकीय कोशिका, स्पेमेटोगोनियम, शुक्राणु कोशिका, सर्टोली सेल्स। बताइएगा किस में पाए जाएंगे, विकसित शुक्राणु यानी कि डेवलप्ड इस पर किस में, तो ये जो है सर्टोली सेल्स में। यानी कि सर्टोली कोशिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका क्या होती है इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इनमें से किसका स्वर पिच उच्च होता है। अच्छा देखो अब यहाँ पे वो है ना कि जैसे अगर मान लिया जाए अगर किसी भी लड़की हो गई या फिर कोई महिलाएं हैं, अगर उसकी आवाज़ जो है देखने में क्या होती है, बहुत देखने में नहीं सॉरी, जो ये महिला जो होती है या फिर जो गर्ल्स होते हैं उसका आवाज़ क्या होता है, तो उसका आवाज़ सुनने में मधुर लगता है, पतला होता है। ऐसा क्यों होता है, तो उसमें जो है पिच जो होता है उसका पिच क्या होता है, उच्च होता है। तो पिच उच्च होने के वजह से ही उसका जो पिच जो होगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तारत्व, है ना, पिच को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं तारत्व, उसमें तारत्व क्या होते हैं, तारत्व अधिक होगा।
तारत्व अधिक होगा, और आवृत्ति जो होगी, आवृत्ति कम होगा। ठीक है, किस में? तो ये जो है महिलाओं में, फीमेल की हम बात करें, फीमेल में तारत्व अधिक होगी और आवृत्ति कम होगा। और ये अगर हम मेल की बात करें, मनुष्य में, तो मनुष्य का जो है तारत्व कम होगा। ठीक है, और आवृत्ति अधिक होगी। तो जैसे मेल में तारत्व कम होगा और आवृत्ति अधिक होगी, इसलिए कि इसका जो आवाज़ है कैसा सुनाई पड़ेगा? लाउडनेस सुनाई पड़ेगा, यानी कि कैसा, मतलब समझ लीजिए मोटा आवाज़ होगा, और उसका एकदम पूरा जो महिलाएं जो होंगी उसमें क्या होगा, पिच जो होता है तारत्व अधिक होने के कारण उसका स्वर सुनने में अच्छा लगेगा। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 34 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 35 नंबर, प्लासेंटा के द्वारा क्या होता है। तो यहाँ प्लासेंटा पे हम थोड़ा सा वो यहाँ पे डिस्कशन करना अनिवार्य हो जाता है, तो हम यहाँ पे इसका डिस्कशन करेंगे। और क्लास में तो बताई हैं, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं, जो भी कोई न्यू स्टूडेंट्स होंगे तो थोड़ा उनको भी तो ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अब जानते हैं सबका साथ सबका विकास। प्लासेंटा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण के नाभि रज्जु से जुड़ा होता है। बी नंबर, भ्रूण को माँ का रक्त प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण यानी कि एम्ब्रायो माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर डी, भ्रूण झिल्लियों द्वारा घिरा होता है। तो प्लासेंटा जो होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं अपरा। ठीक है ना, तो ये जो अपरा होता है इसका कार्य क्या होता है कि जिस समय गर्भावस्था में भ्रूण का निर्माण होता है तो उस भ्रूण को बचाए रखता है। अगर जैसे कभी मान लीजिए चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई महिला है और जो क्या है गर्भवती है, तो क्या हो जाएगा, उसको उस वो जो भ्रूण जो होगा उस भ्रूण को चोट ना लगे, उससे बचाव के लिए क्या होता है, चारों साइड से एक वो घिरा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो वो जिस एक तरह से इसे समझो ना कि जो उसमें एक चारों बगल से कवच तरह से बना हुआ होता है। ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं प्लासेंटा, हिंदी में कहते हैं अपड़ा। ये क्या करता है, तो ये जो है भ्रूण को चोट लगने से बचाता है। अगर किसी भी अंग में मान लो उसको चोट लग जाता है, अगर मस्तिष्क में लग जाए, अदरवाइज अगर कहीं भी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका वो जो अंग है क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। कहने का मतलब उसका वो अंग खराब हो जाएगा, आगे चल के वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा उसको। ये प्लासेंटा का क्या होता है, ये वर्क हो गया। ठीक है ना, यहाँ देखिए प्लासेंटा के द्वारा क्या करता है, तो आप जानते हो कि जो शिशु जब जन्म लेता है तो उसमें देखिएगा कि उसके नाभि में ना एक बड़ा सा वो नली लगा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं गर्भ नली। तो वो जो है उससे वो लगा हुआ रहता है, और उसी से क्या होता है, माँ के प्लासेंटा में वो जाके अटैच रहता है। ठीक है, हम अगले कभी अगर बनाएंगे प्लासेंटा का जहाँ पे जिक्र करेंगे तो वहाँ पे हम आपको डायग्राम के माध्यम से उसको दिखा देंगे। ठीक है ना, अभी जो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है तो हमको डायग्राम लगाने का टाइम नहीं मिल पाया। और यहाँ पे देखिएगा अभी जो होता है, तो वो प्लासेंटा में क्या होता है, वो जो नाभिक से जो उसका निकला हुआ रहता है नली, गर्भनाल उसको बोलते हैं। ठीक है ना, गर्भनाल, वो गर्भनाल जो होता है माँ के प्लासेंटा में जाके जुड़ा हुआ रहता है, और माँ के खून से बच्चा क्या होता है, पोषण प्राप्त करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, माँ भ्रूण जो है माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 35। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच का फुल फॉर्म होता है, ये सब हार्मोन है। ठीक है ना, अगर हम एंड्रोजन की बात करें, ये इतना इतना डिटेल करेंगे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, वो है ना, इतना नॉर्मल समझ लीजिए। एलएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर हम जहाँ पे पोषण हार्मोन की चर्चा करेंगे वहाँ पे इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा एंड्रोजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 37 देखिएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका हो जाएगा ए। चलिएगा नेक्स्ट 37 नंबर देखिएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन स्रावित कहाँ से होता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ से स्रावित होगा, ये जो है कहाँ से होता है, तो ये जो है आपका अपड़ा से आएगा। ये अपड़ा यानी कि वही प्लासेंटा की बात कर रहा है, प्लासेंटा यानी कि ये जो है आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन प्लासेंटा से ही आएगा। तो ये जो है किसका, ये कौन सा हार्मोन है, मेल हार्मोन है या फीमेल हार्मोन होता है, प्लासेंटा किस में पाया जाएगा,
फीमेल में। ये जो है हार्मोन जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किसका हार्मोन है, ये फीमेल का हार्मोन हो गया। और अगर मेल हार्मोन्स की बात करें तो आप जानते होंगे टेस्टोस्टेरोन और भी बहुत सारा होता है, उतना भी यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। वो जब हार्मोन वाला जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें उसको बता दिया जाएगा। तो एस्ट्रोजन और ये प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है किसमें, तो ये जो होता है बाबू आपका किससे, आपड़ा से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिरवा यानी कि सर्विक्स किस में पाया जाता है, वृक में, जी नहीं वृक में नहीं पाया जाता है। फिलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच। और ऑप्शन नंबर डी एपिडाइमिस। गिरवा किस में पाया जाता है, यानी कि सर्विक्स की बात कर रहा है। ये जो होता है गर्भाशय और बॉडी के योनि के बीच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है। अंडे का सर्जन 5वें दिन, यानी कि अंडा जो 5वां दिन निकल जाता है बाहर। एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण, एंडोमेट्रियम का जो होता है फिर से वो बन जाता है 5 से 10वें दिन में। नेक्स्ट है इंडोमेट्रियम द्वारा पोषक का निर्माण इम्प्लांटेशन के लिए 11वें से 18वें दिन, क्या 11वें से 18वें दिन के बीच एंडोमेट्रियम द्वारा पोषक न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है इम्प्लांटेशन के लिए। ऑप्शन नंबर सी ये कह रहा है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन स्तर में वृद्धि होता है कब, 1 से लेके 15वें दिन में। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण हो जाता है। ये जो होता है आपका इंडोमेट्रियम का रिफॉर्मेशन होता है कब, तो एमसी के 5 से 10वें दिन। ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ से स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग, है ना। शुक्राणु का अक्षय तंतु किससे बना होता है, समीपस्थ वर्तुलिका, दूरस्थ वर्तुलिका, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। शुक्राणु का अक्षय तंतु यानी कि जो बात कर रहा है स्पर्म के एक्सियल फिलामेंट का बात कर रहा है। स्पर्म के एक्सियल फिलामेंट की ये बात कर रहा है कौन, शुक्राणु का अक्षय तंतु किससे बना होता है, ये जो है दूरस्थ वर्तुलिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा 41 नंबर कि एक वयस्क मनुष्य के वृषण में शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्र जननीय अवस्थाओं का सही क्रम क्या है, यानी कि एक वयस्क मनुष्य में जो होता है वृषण में शुक्राणु का स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसकी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, इसके बाद बनता है स्पर्मेटिड, इसके बाद बनता है शुक्राणु। ऑप्शन नंबर बी है। इसको भी जो क्वेश्चन है ना बाबू, इसको भी टीटीआई आप कर लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछेगा। ऑप्शन नंबर बी है स्पर्मेटिड, नेक्स्ट इसके बाद बनता है स्पर्मेटोसाइट, इसके बाद बनता है स्पर्मेटोगोनिया, इसके बाद बनता है शुक्राणु। ऑप्शन नंबर सी है सबसे पहले स्पर्मेटोसाइट होता है, उसके बाद स्पर्मेटिड बनते हैं, फिर उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया बनता है, फिर उसके बाद शुक्राणु बनता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनता है, इसके बाद स्पर्मेटोसाइट बनता है, इसके बाद स्पर्मेटिड बनता है, फिर शुक्राणु बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, लोहा, यानी कि फर्टिलाइजेशन। यानी कि इस तरह से समझिए ना, फर्टिलाइजेशन के लिए कंपलसरी क्या है, इसके लिए जो कंपलसरी है कौन सा है, कैल्शियम है, कैल्शियम सी है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है बताइएगा। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या ये आपका इसका जो है परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर बताइएगा कितना होता है कैल्शियम का, ये आप लोगों को लिए क्या रहा कमेंट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इसमें किसके यहाँ पे अनुपस्थिति पूछ रहा है, तो सोडियम अनुपस्थित भी रहेगा तो चल सकता है, पोटासियम भी नहीं रहेगा चलेगा, और लो अगर आयरन भी नहीं है फिर भी निषेचन हो सकता है, लेकिन अगर कैल्शियम नहीं है तो निषेचन नहीं होगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध स्त्रावन को क्लोस्ट्रम कहते हैं, इसमें निहित है IgA, IgD, IgE, IgG। देखिएगा ये भी TTI क्वेश्चन है,
बहुत अभी तक में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। अगर हम वो करें, परसेंटेज करें, तो सबसे ज़्यादा जो है ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो जन्म के बाद माता के प्रथम दूध स्त्रावन, तो माता हो जाएगा। अब देखिएगा, जो शिशु जो होता है ना, जब वो जन्म लेता है उसके बाद अगर माँ का दूध पिएगा, या फिर जो गाय में जो बछड़ा जो होते हैं, जब फर्स्ट टाइम जो माँ का जो दूध पीता है, तो उसको पीने के बाद उसको नशा जैसा लगता है, चाहे वो बच्चा हो जाए या फिर कौन होगा, बछड़ा हो जाए। गाय की अगर हम बात करें तो इस दोनों में क्या हो जाएगा, इसी के द्वारा जो है उसमें इम्यूनिटी सिस्टम आप लोग जानते होंगे, जिसको प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं ना। इम्यूनिटी सिस्टम को क्या बोलते हैं, सॉरी इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण किससे होता है, तो वही माँ का जो फर्स्ट टाइम वाला जो दूध होता है उसी को पीने से क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है ना। जितने भी स्तनधारी जीव हैं सभी की बात है। तो इसे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, IgA। चलेगा नेक्स्ट। कोलेस्ट्रॉल, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, इसलिए इसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताने के लिए तो बहुत कुछ बता सकते हैं, घंटा तक हम इसी IgA के बारे में ही बता सकते हैं या फिर IgD के बारे में बता सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आपको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए पर अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप लोगों के पास टाइम भी कम है, और इसमें क्या करना है, प्रिपरेशन जितना हो सके बेहतरीन करना है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं। ये तो वही बात हो गई, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। नेक्स्ट है, भ्रूण की 16 कोश की अवस्था क्या कहलाती है, इसको कहते हैं मोरूला, या फिर ब्लास्टोमियर, या फिर ब्लास्टूला, या फिर गैस्ट्यूला। बताइएगा। ये एम्ब्रायो की 16 कोशिकीय अवस्था के बारे में बोल रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं मैर्यूला। क्या कहेंगे, मैर्यूला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले वाला का। चलेगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, एस्पर्मेटिड्स का रूपांतरण एस्पर्मेटोजोआ में किस विधि द्वारा होता है। एस्पर्मिएशन, एस्पर्मेटोजेनेसिस, एस्पर्मियोजेनेसिस, एस्पर्मेटोसिस। बताइएगा, तो क्या हो जाएगा, एस्पर्मियोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर सी। एस्पर्मेटिड्स का ये रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन किस में बोल रहा है, एस्पर्मेटोजोआ में किस विधि द्वारा होता है, तो उस मेथड का क्या नाम है, वो जो मेथड है उस मेथड को हम लोग बोलते हैं एस्पर्मियोजेनेसिस। एस्पर्मियोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का क्रम है। FSH, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजन, FSH, प्रोजेस्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। सबसे पहले मासिक धर्म MC जो होता है, इसमें सबसे पहले जो आता है हार्मोन FSH, उसके बाद आता है एस्ट्रोजन, फिर आता है प्रोजेस्टेरॉन। ये जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किस में पाया जाएगा, ये जो है फीमेल हार्मोन होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि फीमेल निम्नलिखित में से फीमेल हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ आप टिक कीजिएगा किस में, फीमेल अगर नहीं है पूछ देगा तो आप किस में मारिएगा, टेस्टोस्टेरोन में, क्योंकि एस्ट्रोजन और ये प्रोजेस्टेरॉन किसका फीमेल हार्मोन है। इसका क्रम तो आपको बता ही दिए थे हम, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट। अंडाशय के नज़दीक का फेलोपियन ट्यूब का भाग है उसको क्या कहते हैं, एस्थेमस कहते हैं, एन्फेंडिब्यूमा कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं, एम्प्यूला कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है स्थमस। एक मिनट, अंडाशय के नज़दीक का भाग यानी कि ओवरी के नज़दीक का भाग को कहते हैं स्थैमस। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, योनि द्वारा प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है, मतलब योनि का जो द्वार होता है, योनि द्वार प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है, इसको क्या कहते हैं, क्या इसको
क्लाइटोरिस कहते हैं, मेजोरा कहते हैं, स्थमस कहते हैं, या फिर हाइमन कहते हैं, हाइमेन। तो यहाँ पे जिस समय कोई भी जो महिला होते हैं जिसमें वो अपना वर्जिनिटी जिसमें लॉस करता है, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम, तो उस समय हाइमेन होते हैं। तो हाइमेन क्या होता है, वहाँ पे उसको मतलब एक अंदर में ना एक झिल्ली टाइप का बना हुआ रहता है। तो वही झिल्ली क्या होता है, वही झिल्ली मतलब टूट जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये वर्जिनिटी लॉस किया हुआ। लेकिन इसका ये पर्पस नहीं है कि मतलब ये जो है कोई भी संबंध बनाने से ही उसका हाइमेन टूट सकता है, या फिर उसका जो झिल्ली जो है, एक पतली जो झिल्ली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइमेन बोलते हैं, उसका हाइमेन मतलब ये प्रजनन संभोग के दौरान ही टूट सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, ये एक अपवाद फैला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये साइकिल चलाने के क्रम में, या अगर कोई क्रिकेट खेलता होगा, या अगर कोई रनिंग कर रहा है, अगर कोई बैडमिंटन खेल रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, बाइक ड्राइव कर रहा है, तो इसमें भी क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये बहुत ही नाजुक होते हैं झिल्ली, ठीक है ना, तो ये झिल्ली टूट जाता है। तो इसमें उतना वो माइंड में ये नहीं लेना है कि ये क्या है, नहीं है इतना, ये भी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि समाज जो है ना, मतलब ये क्या बताया, पूरे एकदम पूरा भ्रांतियाँ ही फैली हुई है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, हाइमन कहते हैं, हाइमन इसको बोला जाता है, जिसमें कोई भी फीमेल वर्जिनिटी को क्या करती है, फर्स्ट टाइम लॉस करती है, उसको कहते हैं हम लोग हाइमन। ये जो हाइमन वाला ये जो होता है, इसका जो परत होता है, ये परत क्या हो जाता है, ब्रोक हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, प्रश्नावली शिशु, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको भी आप टीटीआई कर लीजिए। इसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पूछबे करेगा, इसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पूछबे करेगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, यहाँ पे जो बात कर रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रहा है, ये आप लोगों को क्लास में बताया गया है, ऐसा नहीं कि भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं जा रहा है। प्रश्नावली शिशुओं को उत्पन्न करने में क्या होता है, निषेचन बाह्य होता है, वह भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। नेक्स्ट है निषेचन अंतः होता है, भ्रूण का निर्माण बाह्य होता है। नेक्स्ट है निषेचन व भ्रूण निर्माण दोनों ही अंदर होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी है, निषेचन व भ्रूण का निर्माण दोनों बाह्य होते हैं। तो देखिएगा बाबू, आप समझिएगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है, तो वैसी माँ, ठीक है, जो जिस मतलब कि जिसके बॉडी के अंदर निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, तो वो क्या करता है, एक टेस्ट ट्यूब का मदद कर लेता है, और उसमें एक मिनट, एक टेस्ट ट्यूब का मदद लेता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो फर्टिलाइजेशन उस महिला के बॉडी के अंदर यानी कि जो उसका होते हैं गर्भाशय होता है, उसमें क्या हो सकता है, उसमें निषेचन नहीं होगा, ठीक है ना। तो फैलोपियन ट्यूब में उसमें निषेचन नहीं होगा, तो किसी भी कारण से हो सकता है कि जैसे बहुत सारा में होता है कि फैलोपियन जो ट्यूब होता है ना, फैलोपियन ट्यूब को हम पहले आपको उसका डायग्राम दिखा चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फैलोपियन ट्यूब जो होता है, ये आप लोग जानते भी होंगे, तो उसमें गांठ बन जाता है, ठीक है। तो गांठ जैसे फैलोपियन ट्यूब में बन जाएगा, यहाँ पे भी अगर देखिए, अगर हम बनाने की कोशिश थोड़ा करते हैं डायग्राम, ठीक है ना, समझिएगा आप लोग, देखिएगा। ये तो खैर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे ई वाला जो रहता है ना, ऐसे करके गया हुआ रहता है, और यहाँ पे ऐसे करके ये रहता है, अंडाशय रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे गांठ बन जाएगा, तो इधर से ना ही अंडाणु जाएगा, और अगर इधर से मान लीजिए ये स्पर्म जा रहा है और यहाँ पे स्पर्म जाएगा, तो इधर ही रुक जाएगा, तो अंडाणु इधर ही रुका हुआ है और स्पर्म इधर ही रुका हुआ है, तो क्या इसका फर्टिलाइजेशन होगा, इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। निषेचन कब होगा, जब दोनों आपस में मिलेगा, ओवम और स्पर्म दोनों, तब। तो प्रजनन शिशु में क्या होता है, ये जो है यहाँ पे गांठ बन गया, तब इसमें क्या होगा, इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इससे क्या होता है कि गर्भाधारण करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है ना। तो प्राकटनी शिशु के माध्यम से क्या होता है, जो उसके मतलब जो युगल जो होंगे, यानी कि जो कपल्स जो होंगे, उसका क्या करेगा, एक स्पर्म वहीं पे ले लेता है, और एक का ओवम बाहर निकाल करके, मतलब कि यंत्र के द्वारा जो होता है, तो उसको बाहर निकाल करके क्या करेगा, एक मतलब परखनली लेता है, उसी परखनली में उसको फर्टिलाइज करवा देता है, और पुनः उस जो फर्टिलाइज जो हो जाएगा, तो पुनः उस फर्टिलाइज्ड ओवम और स्पर्म जो होता है उससे जाइगोट बन जाएगा, युग्मक बन जाएगा। वैसे वही जो युग्मनज जो होगा, वो युग्मनज को फिर पुनः माँ के गर्भाशय में उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो निषेचन कहाँ होता है, निषेचन बाहर होगा, और भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है, जब उसको निषेचन करवा के जब उसके गर्भ में भेज दिया जाएगा, तो उसके मतलब गर्भ में ही क्या होगा, भ्रूण का निर्माण होगा।
तो वही यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या रहा है, निषेचन बाह्य होता है, बिल्कुल सही है। और भ्रूण का निर्माण कहाँ होगा, तो अंदर होगा। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका टीटीआई है, इसलिए कि इस पर थोड़ा सा हम वो डिस्कस कर दिए बाबू। इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, मासिक चक्र की अवस्था जो 7 से 8 दिनों पर समाप्त होते हैं क्या कहलाता है, रजोधर्म, ल्यूटिकल प्रावस्था, अंडोत्सर्ग प्रावस्था, पुटिकीय प्रावस्था। जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, पुटिकीय प्रावस्था, ये प्रावस्था। थोड़ा सा इसको हम चलेंगे अभी लेके, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको अभी हम थोड़ा फास्ट करेंगे, ज़्यादा वो हो गया है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्तनधारियों में विरसन विरसन कोशों में उतरते हैं किसके लिए, शुक्राणु जनन के लिए, निषेचन के लिए, अंग जनन अंगों के विकास के लिए, ये विसरल अंगों के विकास के लिए। तो स्तनधारियों में विरसन विरसन कोश किसको बोलेंगे, तो वही जो आपको जो भी हम पहले बताए थे स्क्रोटम, उसी को हम बोलते हैं विरसन कोश, जिसमें विरसन रहता है स्क्रोटम में, इसी में उतरता है। तो ये जो है स्तनधारी में विरसन कोशों में उतरते हैं, क्यों, ये जो उतरता है एस्पर्मिएशन के लिए, एस्पर्मिएशन के लिए जो होता है स्तनधारियों में विरसन कोशों में उतरते हैं, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु जनन के लिए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है बाबू, कि गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उगाते हैं, आप जानते हैं 5वां महीना में। अभी तुरंत इसको रिपीट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु, ये तो हो ही गया था, एक प्राथमिक शुक्राणु से कितना बनेगा, कितने शुक्राणु बनते हैं, 4 बनते हैं। और ये अगर अंडाणु रहता है तो जितना रहता है उतना ही रहेगा। नेक्स्ट, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपको बताना है, किसमें, कमेंट में। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक मिनट सॉरी, 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, कि गिरवा सर्विक्स किस में पाया जाता है, ये भी तुम्हारा रिपीट क्वेश्चन है, गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच, ये भी रिपीट क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी, एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका संभाग है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका संभाग है, तो ये जो है एक्रोसोम ने बोला है ना, हाँ एक्रोसोम जो किसका हो जाएगा, इसको मानस शुक्राणु को शीर्ष का, इसको अच्छा से इस पर हम डिटेल भी कर दिए हैं बाबू, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है कहाँ, गर्भाशय में, फॉलोपियन नली में, ओवेरियन फॉलिकल में, इस समय से बताइए किस में होता है। चलेगा, इसको अभी आप लोग 63 नंबर का क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। जैसे देखिएगा, मासिक चक्र पाया जाता है किसमें, मनुष्य की मादा में, स्तनपायी मादा में, प्राइमेट की मादा में, निम्न में से देखिएगा। ह्यूमन जो है, ह्यूमन में जो मेल और फीमेल है, तो यानी कि फीमेल जिसमें कि एमसी जो पाया जाता है, ठीक है ना, तो ये जो हो गया किस में पाया जाएगा, ये जो है प्राइमेट जो फीमेल होंगे, जो प्राइमेटा यानी कि प्राइमेट्स जो होंगे उसी में एमसी पाया जाएगा। और अदरवाइज प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स जो होंगे, ये पहले ही बता दिया गया है, नॉन प्राइमेट्स जो होंगे उसमें ओसी पाया जाएगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मध्य चक्र। और प्राइमेट्स जो होंगे उसमें पाया जाएगा, प्राइमेट्स फीमेल में एमसी और नॉन प्राइमेट्स फीमेल में ओसी। ये एमसी क्या होता है, ओसी क्या होता है, ये सब डिस्कशन हो चुका है। अगर आपने देखे हैं बैक वीडियो तो बैक वीडियो जाके देख लीजिएगा। 65 नंबर, इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है, कहने का मतलब हो गया कि इसमें से किस ऐसा कौन सा सर्जरी मेथड है जिसके द्वारा मतलब जन्म दर जो होता है या फिर जनसंख्या नियंत्रण, इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। पहला है ट्यूबैक्टोमी, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा टीटीआई क्वेश्चन, इसको एम टीटीआई कर लो, मोस्ट ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिएगा। ये जो है पहला है बाबू रे ट्यूबैक्टोमी। देखिएगा, ट्यूबैक्टोमी जो होता है ये फीमेल में सर्जरी किया जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं फीमेल का नसबंदी, उसको हम बोलते हैं ट्यूबैक्टोमी। अब एक आता है वेसेक्टोमी होता है, वेसेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी में जिसमें
मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या करते हैं, उसमें नसबंदी किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वेसेक्टॉमी। ये तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कि ट्यूबेक्टॉमी किस में किया जाता है, तो फीमेल का सर्जरी का मेथड है। और वेसेक्टॉमी किसका जन्म नियंत्रण की शल्य विधि है, तो ये जो है मेल का है। तो ऑप्शन नंबर दोनों के माध्यम से किया जा सकता है, ट्यूबेक्टॉमी के माध्यम से भी और वेसेक्टॉमी के माध्यम से भी जन्म दर नियंत्रण किया जा सकता है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यही हम लोगों का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि ये जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ होगा, और नहीं अगर हुआ होगा तो नेक्स्ट एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है ना। तो माता रानी से हम यही दुआ करेंगे कि आप सभी का क्या हो जाए, जितना जल्द हो सके, जो अगर कंपटीशन वाले जो भाई मेरे देखते होंगे उनका जल्द से जल्द उनका सिलेक्शन हो जाए, और जो भाई और बहन जो देखते होंगे इसके बाद जो एकेडमी के लिए जो देख रहे होंगे तो उसको अच्छा नंबर आ जाए, ठीक है, यही कामना करेंगे। चलिएगा इसी अभी सेशन को लास्ट करते हुए लास्ट का जो मोटिवेशन कोड है देखिएगा, मेरा पर्सनल बनाया हुआ ये साइड ये, ठीक है ना, कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन कोड के साथ इस सेशन को हम लोग करते हैं समाप्त, और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों के लिए क्या होगा, बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। और इससे क्वेश्चंस मतलब लड़ेंगे नहीं, लड़वे करेंगे, ठीक है ना। लड़वे करेंगे का मतलब हो गया कि एग्जाम में मिलेंगे नहीं, मिलवे करेगा, ठीक है। तो और अगर जो भी मेरे प्यारे भाई और बहन होंगे जिन जो मतलब अगर 12 अच्छे से अगर पढ़ना चाह रहे होंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो उनको थोड़ा सा सहायता कर दीजिएगा। ये हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ स्टेस हैफन, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।